हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का नेक्स्ट मॉक टेस्ट, जिसमें हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो देखेंगे जो कि दिल्ली पुलिस की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और हरियाणा में जो एग्जाम होते हैं वहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपको दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस के लिए कंप्लीट मॉक टेस्ट चाहिए तो आप जो है परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। उन्हें खरीदने के लिए आप जो है हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ जो है मिलेगा। ओके, तो ये मॉक टेस्ट जो आप दिल्ली पुलिस के लिए भी खरीद सकते हैं, हरियाणा पुलिस के लिए भी, और सीटेट का जो एग्ज़ाम होना है आगे उसके लिए भी जो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं कंप्लीट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकताएं होती हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लिमिटेड, नेग्लिजिबल या नन ऑफ दीज। आवश्यकताएं कैसी होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवश्यकताएं होती हैं अनलिमिटेड, यानी कि असीमित होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? यानी कि ये बताना इनमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समग्र मांग यानी कि एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, ट्रेड साइकिल या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था। समग्र मांग हो, राष्ट्रीय आय हो, व्यापार चक्र हो, ये किस में आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा उपभोक्ता संतुलन, तो ये किसका अध्ययन है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महामंदी का वर्ष कौन सा है? द ईयर ऑफ वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन, 1927, 1929, 1931 या 1933। तो विश्व महामंदी का वर्ष जो है, जब पूरे विश्व में जो थी महामंदी हुई थी, वो वर्ष कौन सा था? 1929, 1929। तो बे ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा, जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा? घरेलू सेवाएं मींस डोमेस्टिक सर्विस, इंटरमीडिएट सर्विस या फिर ट्रांसफर इनकम या ऑल ऑफ दी अबव। क्या ये नेशनल इनकम में आती हैं या नहीं आती है? नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही क्या हैं? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर मीन डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल बताना है। कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स या इनकम टैक्स। तो इनमें से ये बताना है कि जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो देखिए, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से टैक्स आते हैं? इनकम टैक्स आता है। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारा किस में जाता है? डायरेक्ट टैक्स में जाता है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन से आते हैं? कस्टम ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, इसके अलावा सैलरी जो टैक्स होता है, एक्साइज ड्यूटी है, और वैट, ये आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन सर्विस टैक्स जो है सर्विस टैक्स जो है वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच प्लेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा? बनवाली, मीताथल, राखीगढ़ी या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से कौन से हड़प्पा सभ्यता के वो स्थान है जो कि हरियाणा में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तीनों के तीनों ही कहां पर है? हरियाणा में है। बनवाली की अगर बात करें तो बनवाली कहां पर है? फतेहाबाद में है। मीताथल कहां पे है? भिवानी में। और राखीगढ़ी हिसार में। ठीक है, तीनों ही कहां पर है? हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुस्मृति का संकलन, व्हेन मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड, 200 BC से 200 AD, 200 BC से 50 AD, 100 BC से 100 AD या 200 AD से 300 AD। मनुस्मृति का संकलन जो था ये कब हुआ था?
राइट आंसर क्या हो जाएगा 200 BC, यानी कि ईसा पूर्व से 200 AD कह लीजिए, या कई बार यहाँ पे आपको AD की जगह CE भी दे सकते हैं वो, ठीक है, और यहाँ पर BCE दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन इरा और AD जो है दोनों ही सेम है, तो ये आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग यानी कि मोक्ष का साधन क्या है? विच इज द मेथड ऑफ सेल्वेशन इन बुद्धिज्म? 3 ज्वेल्स, पिनेंस, अहिंसा या 8 फोल्ड पाथ? मोक्ष का साधन पूछा है, बौद्ध धर्म में कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अष्टांगिक जो मार्ग जो था वो जो है मोक्ष का साधन है बौद्ध धर्म में, तो 8 फोल्ड पाथ, बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश या अराविदु वंश? तो विजयनगर साम्राज्य हमने कल पढ़ा भी था। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में, और ये किसने की थी? हरिहर बुक्का और हरिहर बुक्का रॉय ने, ठीक है, 2 भाई थे। और ये किस वंश से रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे संगम वंश से। तो विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे पहला राजवंश आया था वो कौन सा था? संगम वंश था, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और ये वंश जो था 1485 के आसपास तक रहा था। उसके बाद जो था सुल्लू वंश आया था, जिसको मतलब 1503 तक ये रहा, और उसके बाद तुल्लव वंश आया, जिसके जो फेमस किंग रहे हैं वो कौन रहे हैं? तुल्लु वंश के कृष्ण देव रॉय, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में आया वो आया था अराविदु वंश। तो पहले संगम वंश था विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था, जिसकी स्थापना जो थी किसने की थी? हरिहर बुक्का राय ने, वो संगम वंश से रिलेटेड थे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बादशाह नामा, तुझके बाबरी, तुझके जहांगीर या फिर अकबर नामा? What is the name of बाबर ऑटोबायोग्राफी? तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर नामा, जिसे और किस नाम से जानते हैं? तुझके ए बाबरी, ठीक है, तुझके ए बाबरी के नाम से उसको जाना जाता है। और ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1791 ईस्वी में, 1792 ईस्वी, 1793 ईस्वी या 1795 ईस्वी? When the permanent settlement of Bengal was introduced? तो ये हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट में भी पढ़ा था, स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड, ठीक है। उसमें पूछा गया था कि किस किस के बीच में हुआ था ये, और तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था थी ये हुई थी बंगाल के जमींदारों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। और ये व्यवस्था लागू किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कब की थी, कब इंट्रोड्यूस की थी? 1793 AD में, 1793 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे? हल्का, कुदाल, दराती या ट्रैक्टर? विच इम्प्लीमेंट वॉज यूज्ड बाय पहाड़ियाज इन कल्टीवेशन? तो इसमें बताना है कि जो पहाड़िया लोग थे वो खेती के लिए किस उपकरण का यूज करते थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुदाल, कुदाल का जो है प्रयोग करते थे, बी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। अगला है 1911 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? दिल्ली, बंबई, कलकत्ता या मद्रास? 1911 में जो थी दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बनी थी, उससे पहले जो भारत की राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी कलकत्ता, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कलकत्ता से राजधानी जो थी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, ठीक है। तो 1911 ईस्वी, और कई कई जगह आपको 1912 ईस्वी भी जो है मिलेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था ये कब आरंभ किया था? 1942 में, 1940 में, 41 में और या 1943 में? यहाँ पे पूछा है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो आरंभ कब किया था, ठीक है।
स्टार्ट कब किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये 2 फेज में हुआ था। इंडिविजुअल जो सत्याग्रह था ये 2 फेज में हुआ था। जो फर्स्ट फेज था इसका वो हुआ था 1940 से, ठीक है, 1940 में, अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1940 तक। और जो सेकेंड फेज था वो हुआ था जनवरी 1941 से लेकर दिसंबर 1941 तक। तो ऐसा भी आता है कई बार ऑप्शन में कि 1941 में जो था ये आरंभ हुआ था, लेकिन यहाँ पे आरंभ पूछा गया तो इसकी शुरुआत जो थी वो 1940 में ही हो गई थी। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1940 ईस्वी में, ठीक है। और सम टाइम आपको ऐसे भी दे सकते हैं 40, 41 या 30, 39। तो इस तरीके से याद रखिए 40 में भी हुआ और 41 में भी हुआ, 2 फेज में हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था? द मेन कॉज ऑफ अराइज ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज वहाबी मूवमेंट, कम्युनल प्रीचिंग बाय सर सैयद अहमद खान, डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, या ऑल ऑफ द अबव। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या रहा? तो देखिए मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का अगर हम मुख्य कारण देखें तो वो थी अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति, उसके बाद वहाबी आंदोलन, और उसके बाद अंग्रेजों ने मोहरे की तरह यूज किया सर सैयद अहमद खां को, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार, ये तीनों ही मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के मुख्य कारण थे। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1916 ईस्वी में, 1915 में, 1917 में, या 1918 ईस्वी में? अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो थी इसकी स्थापना हुई थी, फिर जो है ये क्या बनी थी, एक पार्टी बनी थी आगे जाके, ठीक है। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की किसने थी? फाउंडर कौन थे इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1915 में, 1915 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बे ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन अच्छा था, किसने कहा था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, या सरदार पटेल? हु सेड दीज वर्ड? पार्टीशन वॉज बेटर देन द मर्डर ऑफ इनोसेंट पर्सन्स। या आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो थे विभाजन के पक्ष में थे ये जिन्होंने ये कहा था, ओके। तो कौन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ये शब्द कहे थे। बी ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सरदार पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, या महात्मा गांधी? तो देखिए पहला अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या कह लीजिए जो अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं संविधान सभा के, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? एस.एन. मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, या सरदार पटेल? स्थायी अध्यक्ष तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? 26 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, अगस्त 1947, या 26 जनवरी 1950 को? तो यहाँ पे पारित पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पास कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आश्रम, दरगाह, मस्जिद, या खानका? द रेसिडेंस प्लेस ऑफ सूफी संत वॉज नोन एज? तो राइट आंसर हो जाएगा सूफी संत के जो निवास स्थान है उसे कहा जाता है खानका, ठीक है। और ऑल्सो नोन एज मतलब इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जमात खाना भी जो है कहा जाता है, ठीक है, जमात खाना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है
0 कूलाम, 1 कूलाम, -2.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम या -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम। यहाँ पे बताना है एक इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी पूछ लिया जाता है, सिंगल प्रोटॉन का भी पूछ लिया जाता है। तो जो अगर मैं बात करूँ सिंगल इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम। ओके, और यही अगर सिंगल प्रोटॉन पर पूछा जाता है तो वहाँ पर होता है +1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इस तरीके से याद रखिए, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच जो बल होता है वो कैसा हो जाता है? 1/4 हो जाता है, हाफ हो जाता है, डबल हो जाता है या 4 टाइम हो जाता है। When the distance between two charged particles is doubled, force between them becomes 4 टाइम। ठीक है, 4 गुना हो जाता है। तो डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फिनोमिनन इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या नन ऑफ द अबव? कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस इलस्ट्रेट नेचर ऑफ लाइट वेव्स, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी नहीं होती है? विच स्पेशल सीरीज डज नॉट लाई इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम? स्पेशल, लाइमेन, बामर या पाशन? कौन सी सीरीज जो है हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में नहीं होती? तो जिसमें जो है 4 सीरीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? लाइमेन होती है, बामर होती है, पाशन होती है और इसके अलावा ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट सीरीज, स्पेशल सीरीज नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात राज्य का निर्माण हुआ। स्टेट गुजरात वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1959, 1958, 60 या 1957? गुजरात राज्य का निर्माण कब हुआ था? इसी दिन जो है महाराष्ट्र का भी जो है निर्माण हुआ था। मतलब दोनों स्टेट जो थी ये दोनों एक ही दिन बनी थी और वो सन था 1 मई 1960। 1 मई 1960 को जो था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे ग ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1971 में, 69 में, 67 में या 66 में? चौथी लोकसभा के चुनाव, अगर पहले के अगर आपको पता होंगे तो फोर्थ आप इजीली बता सकते हैं। देखिए पहले लोकसभा चुनाव बहुत बार क्वेश्चन आता है 1951, 52 में हुए थे। ठीक है, तो फोर्थ के जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 1967 में। तो ग ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5वें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर? तो देखिए चौथे आम चुनाव हमने पढ़े हैं, कब हुए थे? 1967 में। और जो 5वां चुनाव हुआ था वो हुआ था 1971। और 1971 बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता है कि उस वक्त जो थी भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? यहाँ पे पूछा गया कि कौन से लोकसभा चुनाव थे जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था और वो प्रधानमंत्री बनी थी 1971 में। ठीक है, तो कौन से लोकसभा चुनाव थे? 5वें लोकसभा चुनाव थे जो कि 1971 में हुए थे। ऑफिशियली जो था कांग्रेस ने इसे लिया था, मतलब गरीबी हटाओ को किसमें? जो 5 ईयर प्लान था 1980। ठीक है, 1980 में जो 5 ईयर प्लान था उसमें भी जो है इन्होंने इसका यूज किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किस लोकसभा चुनाव में? तो 1971 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला था? पंजाब, बिहार, हरियाणा या गुजरात? नवनिर्माण
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवनिर्माण जो आंदोलन था ये इसकी शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1973 से, ठीक है, और ये चला था 16 मार्च 1974 तक, और ये आंदोलन चला था गुजरात में। तो घ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई, 1989 में, 85 में, 50 में या 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी ये किसकी लीडरशिप में जो थी इंट्रोड्यूस की गई थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है। तो पीवी नरसिम्हा राव की लीडरशिप में, पीवी नरसिम्हा राव, ओके। और ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, 1991 में, 1991 में ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वॉज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, रूस में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1901 में, 1906 में, 1907 में या 1917 में। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति रूस में हुई थी 1917 में, ठीक है। तो ये हमने 11th-12th का जो सिलेबस किया था उसमें पढ़ा भी था ये सारी चीज़ें, ठीक, 9th-10th में ही आ जाती हैं वैसे ये। तो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1917 में, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस जो आगे हम पढ़ेंगे ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे, तो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डीएसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएसएसबी में भी पीछे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दिल्ली पुलिस से ही पूछे गए थे ज़्यादातर क्वेश्चन, ओके। तो वो सारे क्वेश्चन भी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ क्या होता है। कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद इनपुट, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद डिमांड, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद आउटपुट या कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद सप्लाई। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लागत जो मांग के साथ जो है बदलती ना हो, ठीक है, जो जब डिमांड बढ़ती है मतलब उसके साथ चेंज ना हो, ठीक है। ये कह लीजिए कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद डिमांड, डिमांड के साथ जो चेंज नहीं होती है वो फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कौन सा है जो राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। तो देखिए सबसे पहले है सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये भी नेशनल इनकम में आता है, कृषि उत्पादन को बेचना। वर्किंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन या वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो जो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है वो कौन सा है, वो है हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन, जो महिलाओं द्वारा जो घरेलू काम होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड या कैलकुलेट नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेयर प्राइस शॉप यानी कि उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं वो किसका भंडार रखती हैं, फूड ग्रेन्स का यानी कि खाद्यान्न का, चीनी का और मिट्टी के तेल का। तो ऑप्शंस आपके पास ओनली वन, सेकेंड, बोथ या ऑल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल, ठीक है, इन सभी का जो है भंडार रखती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो कि धन विधेयक, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है मनी बिल से रिलेटेड कि ये किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 56, आर्टिकल 110, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 121। मनी बिल, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 110, 110 में, अनुच्छेद 110 में जो है इसका वर्णन मिलता है। तो सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच कंडीशन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब किस कंडीशन में जो है जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। If he hold office of profit under government of India, if disqualified by any law या if he is an undischarged insolvent, यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित हो या यदि वह दिवालिया हो, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं ओनली वन, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड या फिर ऑल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसद का एक सदस्य, मतलब डिस्क्वालीफाई कब कर दिया जाता है, जब ये तीनों ही कंडीशंस हो, तो ऑल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था, बनारस, अवंतिका,
पाटलिपुत्र या प्रयाग? इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। तो प्रयाग। और अब अगर आपसे पूछे कि न्यू नेम क्या है इलाहाबाद का, तो न्यू नेम वापस से क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, तो 2018 में इलाहाबाद का नाम जो था योगी सरकार ने दोबारा से चेंज कर दिया था और वापस से इसका नाम क्या रख दिया था? प्रयागराज। ठीक है, नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी समवट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी? तो किसने जो थी कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? 1906 में, 1909 में, 1911 में या 1913 में? पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन विच ईयर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में जो था बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, Which was the most important center of जामदनी weaving in medieval India? जामदनी बुनाई का जो महत्वपूर्ण केंद्र था मध्यकालीन भारत में कौन सा था? ढाका बंगाल, लाहौर पंजाब, मेरठ यूनाइटेड प्रोविंस या नो ऑप्शन इज करेक्ट? तो जामदनी बुनाई का जो महत्वपूर्ण केंद्र था मध्यकालीन भारत में वो था ढाका बंगाल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रार्थना समाज वॉज ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन विच रिलीजन? जो प्रार्थना समाज था वो किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? जैनिज्म का था, इस्लाम का था, हिंदुइज्म का था या बुद्धिज्म का था? तो प्रार्थना समाज किस धर्म से रिलेटेड था? हिंदू धर्म से। तो हिंदुइज्म जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे हाई इज नोन फॉर इट्स डैश डिपॉजिट? कोयल, डायमंड, पेट्रोलियम या आयरन? बॉम्बे हाई किस धरोहर के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर इज कॉल्ड? एक विद्युत रूम हीटर की जो कुंडली होती है या कोयल होती है उसको क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहते हैं, फॉयल कहते हैं, एलिमेंट कहा जाता है या स्प्रिंग कहा जाता है? द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है एलिमेंट। थर्ड ऑप्शन जो है यहां पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई? पेचिस या मलेरिया जैसी जो बीमारियां होती हैं वो किसके द्वारा फैलती हैं? वायरस से फैलती हैं, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फंगाई से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर रीच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड? जब हम ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेके जाते हैं, ठीक है, जो शरीर में लेने की जो प्रक्रिया होती है, हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ओके, तो जो ऑक्सीजन को लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, फ्लोटेशन या एक्सप्लोरेशन? ठीक है, तो जो ये सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? इनहेल या और एक्सहेल के नाम से जानी जाती है। ओके, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं शरीर के अंदर जो लेने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं? इनहेलेशन। ठीक है, और जो बाहर छोड़ते हैं वो एक्सहेल कह सकते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ डैश आर एसिडिक इन नेचर? मेटल, नॉन मेटल, बोथ या नाइदर? ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिड ऑक्साइड्स मतलब किसके धातु या अधातु के किसके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जो उनकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो नॉन मेटल अधातु के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है, और मेटल्स के कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड? एक्वीफायर,
ग्राउंड वाटर, इनफिल्ट्रेट या टैप वाटर। भौम जल स्तर के नीचे जो जल पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर यानी कि भूजल। ठीक है, तो ये थे 47 क्वेश्चंस जो हैं इसमें हमने टोटल किए हैं। तो आप जो है अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। साथ ही एक क्वेश्चन जो था वो इससे पहले वाला मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट 1, उसमें जो था गलत हो गया था। क्वेश्चन था कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यू टू। कलर जो होता है मतलब कलर किसके कारण होता है? कलर ऑफ क्लियर स्काई ड्यू टू। तो राइट आंसर वहां पे होना था स्कैटरिंग। मैंने बताया था डिस्पर्जन, क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इसका आंसर स्कैटरिंग भी दिया गया है और डिस्पर्जन भी दिया गया है, और जब दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं तो वहां पे जो आंसर मानता है एनसीईआरटी वो स्कैटरिंग को मानता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो आंसर दिया गया है वो स्कैटरिंग ही दिया गया है, लेकिन अगर स्कैटरिंग ऑप्शन में नहीं है तो आप वहां पर डिस्पर्जन लगा सकते हैं, लेकिन दोनों है तो स्कैटरिंग वहां पर सही होगा। ओके, तो बस ये उसमें मिस्टेक थी। तो आज का मॉक टेस्ट ये था। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू।